Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of ancient history and in this segment we are into the Pallava dynasty. और आज जो है हम पल्लवा डायनेस्टी को भी खत्म करेंगे और इसी के साथ आज हमारा ये फाइनल वीडियो है दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का। आज हमारा ये खत्म हो जाएगा और आगे फिर जब हम अर्ली मेडाइवल पीरियड में जाएंगे तो वहां हम साउथ इंडिया में चोलों को पढ़ेंगे, मेडाइवल चोलों को। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया था कि ये भी आपको कवर कर रहा है। पल्लवा डायनेस्टी हो, जो हम साउथ इंडिया का इतिहास पढ़ रहे हैं, साउथ इंडिया का प्राचीन इतिहास, तो वहाँ भी आप देखेंगे राष्ट्रकूट हो, वातापी के चालुक्य हो, या फिर आपको कल्याणी के चालुक्य हो, या फिर पल्लवा हो, इन सबकी एक भूमिका है अर्ली मेडाइवल फेज में, यानी पूर्व मध्यकाल में। तो आप समझिएगा कि हम इसे एक तरह से मध्यकाल को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, यानी अर्ली मेडाइवल फेज को देख रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, अभी और फिर मैं समझा दूंगा। तो देखिए, आज जो हमारा आखिरी टॉपिक है पल्लवा डायनेस्टी का, और यहाँ पर आज हम पल्लवों के आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कि कला और स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। खासकर यहाँ ज्यादातर आपको मेनली आपको टेम्पल्स के बारे में ही बात करनी है। तो अभी हम बात करेंगे, जब हमने दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने दक्षिण भारत में शुरुआत की थी संगम एज से। मैं आपको एक बार फिर पृष्ठभूमि देता हूं, बैकग्राउंड देता हूं। और हमने ये केरला के मालाबार कोस्ट, केरला का जो मालाबार कोस्ट है और थोड़ा तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तो वहां पर हमने चेर डायनेस्टी को देखा था संगम एज में। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के साउथ में, मैंने ये बता दिया था आपको। एक बार फिर से आप समझ लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो गड़बड़ ना हो। ठीक है, ये कृष्णा रिवर है, ये तुंगभद्रा रिवर है, इसी के साउथ में हमने यहाँ पर चेर डायनेस्टी को देखा था। नीचे का जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पे हमने पांड्यों को देखा था और इधर हमने चोलों को देखा था। तो ये संगम एज में हमने देखा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था वकाटकों को दक्षिण भारत के इतिहास में, फिर हमने वातापी के चालुक्यों को पढ़ा था, फिर हमने राष्ट्रकूटों को पढ़ा था, और फिर हमने कल्याणी के चालुक्यों को पढ़ा था, और लास्ट में हम पल्लव डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखिए, आपको समझना होगा पल्लव डायनेस्टी जो यहां पर है, ये पल्लव डायनेस्टी यहीं पे थी। ठीक है, और मैंने बता दिया था आपको कि पल्लव डायनेस्टी यानी कि अगर आप देखें तो ये आज का आधुनिक जो है मॉडर्न आंध्रा और तमिलनाडु का क्षेत्र लिए हुए था। तो आंध्रा में ये देखेंगे तो साउथ आंध्रा और नॉर्थ तमिलनाडु का क्षेत्र था, जिसे पूरे टेरिटरी को, पल्लवों के पूरे टेरिटरी को तोंडई मंडल कहा जाता था। और इनकी राजधानी कांची या कांचीपुरम, आज का नाम है कांचीपुरम, तमिलनाडु में पड़ता है, तो वो उनकी राजधानी थी। ये मैंने हम पहले पढ़ चुके हैं। आपको मैं एक पृष्ठभूमि दे दूं कि जब हमने दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत की थी तो मैंने ये बताया था कि जब आप पोस्ट मौर्यन पीरियड में आते हैं, चूंकि एक पृष्ठभूमि के लिए जरूरी है, तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में यानी कि मौर्य उत्तर काल में आप देखेंगे मौर्यों के सक्सेसर के रूप में कुछ विदेशी ताकतें भी आती हैं और कुछ देशी ताकतें भी उभरती हैं। तो विदेशी ताकतें आपको जो आएंगी भारत में, इधर से आएंगी नॉर्थ वेस्ट से, और खासकर मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया से। तो पहले तो आएंगे बैक्टीरिया के इंडो ग्रीक। तो ये जो इंडो ग्रीक थे बैक्टीरिया के, ये बैक्टीरिया जो है नॉर्दर्न अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट है। तो वहां से आए थे सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर आपको आए थे पर्थियंस, सीथियंस यानी कि शक आए थे, ये भी मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद पर्थियंस आए थे, और पर्थियंस जो थे वो ईरान के नॉर्दर्न पार्ट में और कुछ सेंट्रल एशिया के पार्ट में रहा करते थे। तो उसके बाद आए थे पर्थियंस यानी कि पहलव, ये पल्लव हैं। और यहां से जो आएंगे विदेशी ताकत जो आएंगी, एक विदेशी ताकत है पहलव, जिसको पर्थियन कहा जाता था, और ये ईरान के नॉर्दर्न पार्ट में और कुछ सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इंडो ग्रीक आएंगे, फिर सीथियंस यानी शक आएंगे, और उसके बाद आएंगे पहलव यानी कि पर्थियंस, और लास्ट में कुषाण आते हैं भारत में मौर्यों के सक्सेसर के रूप में पोस्ट मौर्यन पीरियड में। तो ये चार विदेशी ताकतें आई, ठीक है, भारत में। उसके बाद आप देखेंगे कि जो देशी ताकतें उभरती हैं वो नॉर्थ इंडिया में, यहां पे मैंने बताया था कि शुंग डायनेस्टी की शुरुआत होगी, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर देगा, उन्हीं का कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग, और यहीं पर शुंग डायनेस्टी की शुरुआत वो कर देगा। जब शुंग खत्म होंगे यहीं पे
ठीक है, ये सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में पड़ेगी, ये पड़ेगा सुंग डायनेस्टी। तो ये सुंग डायनेस्टी, उसके बाद यहीं पे कण्व डायनेस्टी आ जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि बाद में आप देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र में, यहां पर ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहां पे पहले सातवाहन रहेंगे। ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पहले सातवाहन रहेंगे, ठीक है, मैं लिख देता हूं, सातवाहन रहेंगे। यानी कि यहां पर देखिए कौन है, यहां पर सातवाहन है। मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। ये सातवाहन है, ठीक है, ये सातवाहन है। यहां पर पहले सातवाहन है, पोस्ट मौर्यन पीरियड में एस स्टैंड्स पर सातवाहन। फिर यहीं पे वी यानी कि वकाटक आ जाएंगे, ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही वकाटक आ जाते हैं। फिर वकाटकों के बाद कर्नाटका का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। और कर्नाटक के क्षेत्र को शामिल किए हुए कौन आ जाएगा, यहां पे आ जाएंगे चालुक्य वातापी, सीवी, हमने लिखा सीवी, यानी कि सीवी का मतलब चालुक्य वातापी, इसी स्थान पे आएंगे। फिर इसी स्थान पे बाद में राष्ट्रकूटा आ जाएंगे और फिर यहीं पे आ जाएंगे चालुक्य कल्याणी, ठीक है। तो जब चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा यहां पे हैं तो यहां पे है पल्लव, ठीक है, पल्लव। और जब पल्लव खत्म होंगे तो इन्हीं के स्थान पे आ जाएंगे मेडिएवल चोल, यानी कि मध्यकालीन चोल, जिन्हें हम अर्ली मेडिएवल फेज में पढ़ेंगे। पल्लवों को यही चोल रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने समझ लिया था, ठीक है। यहां देखिएगा, सबसे पहले पोस्ट मौर्यन पीरियड में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सतावाहन या सातवाहन है, वहीं पे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में वकाटका आ जाएंगे, वकाटका हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद वहीं पे जब कर्नाटक का कुछ क्षेत्र आ जाएगा तो वातापी या मॉडर्न बादामी नाम है, उसको अपनी राजधानी बनाते हुए आ जाएंगे चालुक्य वातापी। उसके बाद चालुक्य वातापियों को रिप्लेस करेंगे राष्ट्रकूटास और राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करेंगे चालुक्य कल्याणी, ठीक है। जिस समय चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा है यहां पर, उस समय यहां पर पल्लवों का शासन है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाएगा, मैंने बताया भी था कि चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा, इनके जो पैरेलल हैं, इनके पैरेलल हैं पल्लव, इनके पैरेलल शक्तियां हैं। और चालुक्य कल्याणी, देखिए ये चालुक्य कल्याणी है और ये चोल, ये दोनों पैरेलल शक्तियां हो जाएंगी। तो आप देखेंगे भी, जब हम पल्लव डायनेस्टी को पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने उनके रूलर्स के बारे में, शासकों के बारे में देखा था और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लिया था। और दूसरे वीडियो में हमने चालुक्य वातापी और पल्लवों का स्ट्रगल देखा था। चूंकि ये पैरेलल शक्तियां हैं, समानांतर शक्तियां हैं, तो ये जो है ये आपस में इनका टकराव हुआ था और ये हमने पढ़ लिया था एक अलग वीडियो में। उसके बाद हमने तीसरे वीडियो में देखा था कुछ डिफरेंट अलग हमारे कुछ हेडिंग्स थे, पॉइंट्स थे, जिसमें हमने तीसरे वीडियो में सोसाइटी और उसके बाद सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी को देखा था। फिर चौथे वीडियो में हमने पल्लव डायनेस्टी में हमने रिलीजन, ठीक है, और लिटरेचर एंड एजुकेशन और फूड हैबिट्स को हमने देखा था। और आज का यह आखिरी वीडियो है जिसमें हम देख रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पल्लव डायनेस्टी में। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल आपको पल्लवों का ये लोकेशन है, राजधानी इनकी कांची थी, हाँ, पुराना नाम कांची, नया नाम कांचीपुरम, ठीक है। और इनका जो क्षेत्र है इसको कहा जाता था तोंडई मंडल। तोंडई मंडल अगर कहें तो आज का आधुनिक अगर कहें तो ये जो पल्लवों का आज का जो क्षेत्र है ये साउदर्न, ये जो उस समय क्षेत्र था साउदर्न आंध्रा, एसए का मतलब साउदर्न आंध्रा एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु, एनटी का मतलब नॉर्दर्न तमिलनाडु, इसी को मिला के तोंडई मंडल बनता था, नॉर्दर्न तमिलनाडु। तो यही बना के तोंडी, साउथ आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु को मिला के पल्लवों का टेरिटरी बनेगा और इसी को कहा जाता था तोंडई मंडल, बता दिया था मैंने। तो अब आज हम अपने फाइनल स्टेज में हैं, ठीक है, फाइनल स्टेज में। तो यहां पर हम देख रहे हैं पल्लवों के आर्ट एंड कल्चर को। तो हम बेसिकली टेम्पल्स यानी मंदिरों के स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर को देखने वाले हैं। हालांकि इन्हीं मंदिरों में आप देखेंगे कि दीवालों पर कुछ चित्रकारी भी की गई है, वो सब
है, और फिर आपको देखेंगे कि वहीं पे इन मंदिरों में मूर्तियां भी लगाई गई हैं, तो मूर्ति कला भी हो गई और वहां पर चित्रकारी भी हो गया, तो इसी में कवर कर जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में जहां तक है, 4 शैलियां देखने के लिए मिलेंगी। महेंद्र वर्मन शैली, ये शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद मामल्य, ये सारे शासक हैं, अपनी अपनी शैली का, अपने अपने स्टाइल का इन्होंने डेवलपमेंट किया। ठीक है, उसका विकास किया। मामल्य या नरसिंह वर्मन फर्स्ट स्टाइल था, फिर राजसिंह या नरसिंह वर्मन सेकंड स्टाइल था, और नंदी वर्मन स्टाइल था। तो ये 4 स्टाइल को हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि जब हम मंदिरों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम पल्लवों तक कॉन्सेंट्रेट हैं यहां पर। ठीक है, क्योंकि अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हम अभी आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में हम नहीं आए हैं। आर्ट एंड कल्चर एक अलग सेगमेंट ही है, आपको यूपीएससी में या दूसरे स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में। तो जब हम आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे तो वहां पे पूरे मंदिरों को पढ़ेंगे। मंदिरों के कई प्रकार हैं, ठीक है, उनके अलग अलग शिखर को देखेंगे, नागर स्टाइल है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था इसमें नागर स्टाइल, और पहले बताया होगा जब मैं चालुक्यों को पढ़ा रहा था, वहां पे नागर और द्रविड़ स्टाइल मेन होते हैं। उसके अलावा आपको बेसर शैली है मंदिरों का, होयसल शैली है। ठीक है, तो अलग अलग बहुत सारी शैलियां हैं, तो वो तो आप जब पढ़ेंगे हम आर्ट एंड कल्चर को और पूरे कंस्ट्रक्शन को, पूरे आर्किटेक्चर को समझेंगे टेंपल्स के, तो वहां पे आप देख पाएंगे और डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। यहां पर हम सिर्फ पल्लवों की चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जहां जहां जरूरत होगी मैं बताता जाऊंगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं महेंद्र वर्मन स्टाइल की। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन एक शासक थे। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम कह लें या महेंद्र वर्मन कह लें, तो इनके समय टेंपल्स को अगर देखेंगे तो टेंपल सादगी भरी थी, सिंपल थे टेंपल, और रॉक कट यानी कि चट्टानों को काटकर बनाया गया टेंपल्स थे, और जिन्हें गुहा या गुफा मंदिर भी कहा जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर टेंपल्स को ही मंडप कह दिया जाता था, और इसी को भज्य भी कहा जाता था, भज्य मंडपों को कहा जाता था। अब यहां पर आपके समझने वाली बात है, मैं समझा रहा हूं। देखिए मंदिर जो होता है, तो मंदिर में आप मंडप में कह रहा हूं। जनरली जब हमने देखा था, मैंने चालुक्यों वाले में आपको बताया होगा, और नहीं भी बताया होगा तो जरूर बताया था, हाँ बताया था मैंने। तो वहां पे आप देखेंगे कि मंदिर होता क्या था, कि मंदिर में आप देखेंगे कि मंदिर में मंडप क्या है। ये मान लीजिए कि मंदिर है, टेंपल है, ये एक टेंपल हो गया। ठीक है, ये टेंपल हो गया, ये टेंपल हो गया, और यहाँ पे गर्भगृह है जहाँ पे मेन डीटी है। अब देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सभा कक्ष होगा जहाँ लोग इकट्ठे होंगे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ये यहाँ से एंट्री होगी मंदिर में, और ये जो सभा कक्ष है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, सभा कक्ष यानी कि जाने का भी रास्ता हो सकता है और कॉरिडोर भी हो सकता है, और वहां लोग जहां इकट्ठे होते हैं उसी को मंडप कहा जाता है। ठीक है, उसी को मंडप कहा जाता है। आप डायरेक्ट तो सीधे गर्भगृह में तो चले नहीं जाएंगे, आप मंडप से होके ही जाएंगे। ठीक है ना, गर्भगृह में तो जहां पे सभा कक्ष होता है, हाँ मेन जो आपको गर्भगृह है, गर्भगृह के बगल में लोगों के बैठने का स्थान बना होगा, जो भी है वहां पे, या जाने का स्थान है, उसको हम कहते हैं मंडप। ठीक है, तो ये मंडप, तो इसको मंडप कहा जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि और ये शिखर होता है, ये नागर शैली में इस तरह का हो जाएगा, और द्रविड़ शैली जो मेन 2 शैलियां, और भी शैलियां हैं बाद में चर्चा करेंगे। शिखर इस तरह का होगा नागर शैली में, जबकि पिरामिड नुमा होगा आपको शिखर इस तरह से द्रविड़ शैली में। यानी द्रविड़ शैली का मतलब दक्षिण भारत में ऊपर स्तूपिका लगी होगी इस तरह से, ये पिरामिड नुमा। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ये इस तरह का होगा नागर शैली में, और इस तरह का होगा द्रविड़ शैली में। ये साउथ इंडियन स्टाइल है, ये जबकि नॉर्थ इंडियन, नागर नॉर्थ इंडियन स्टाइल है और द्रविड़ जो है ये साउथ इंडियन स्टाइल है। एवरीथिंग हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर को, फिलहाल समझने के लिए मैंने बता दिया। तो देखिए मंडप तो बेसिकली ये कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको यहां पे मंडप पूरे मंदिर को ही कह दिया गया मंडप। ठीक है, ये जो चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए गए, ठीक है, महेंद्र वर्मन शैली में, महेंद्र वर्मन शैली में, तो इसी को गुहा या गुफा मंदिर भी कहा गया, और टेंपल को ही मंडप, इसको ये प्लेस जो मंडप है इसको नहीं, ये पूरे टेंपल को ही मंडप कह दिया गया। ठीक है, क्योंकि चट्टानों को काटकर बनाया गया था, तो पूरा एक उस पूरे प्लेस को मंडप कह दिया गया। ठीक है, तो ये, और इसको भज्य भी कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा। तो मंडप बेसिकली होता ये है जहां पे सभा कक्ष होता है गर्भगृह के बाहर, लेकिन यहां पर पूरे मंदिर को, अब ये मंडप नहीं होगा, अगर नागर शैली में देखें मंडप यही होगा, लेकिन यहां पर पूरे मंदिर को ही मंडप कह दिया गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए
दूसरा यहां पर देखिए महेंद्र वर्मन को माना गया पायनियर इन रॉक कट टेम्पल्स, चट्टानों को काटकर जो मंदिर बनाने की प्रथा शुरू हुई वो महेंद्र वर्मन ने ही शुरू किया। ठीक है, महेंद्र वर्मन के बारे में हम महेंद्र वर्मन शैली पढ़ रहे हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम कहिए या महेंद्र वर्मन कहिए। ठीक है, और इस तरह का फर्स्ट टेम्पल बना, मंडगा पट्टू टेम्पल बना था, इज द फर्स्ट रॉक कट टेम्पल बिल्ट बाय हिम। महेंद्र वर्मन ने ये पहला टेम्पल बनाया था, मंडगा पट्टू। ठीक है, और ये क्या था, देखिए ये मोनोलिथिक एकाश्म पत्थरों का बना हुआ है, एक ही पत्थर है, उसी को काट के बना दिया गया। ठीक है, और लोकेशन कहां है, विलीपुरम आज तमिलनाडु में है, जान लीजिए। ठीक है, इसमें ना लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, ना ईंट का इस्तेमाल हुआ है, ना किसी मेटल का इस्तेमाल हुआ है, वुड ब्रिक मेटल कुछ भी नहीं है। देखिए यहां पर मैंने कट लगा भी दिया, यानी कि लकड़ी नहीं है, ईंट नहीं है, धातु नहीं है, किसी भी धातु का इस्तेमाल नहीं है, बस इसको चट्टानों को काट कर बना दिया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पल्लव शासक था जिसके समय चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की प्रथा शुरू की, तो महेंद्र वर्मन प्रथम या महेंद्र वर्मन आप कहेंगे। तो ये पूरा हमने आपको बता दिया। आगे हम देखेंगे तो दूसरी शैली मामल्य या नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, मामल्य या महामल्य। नरसिंह वर्मन फर्स्ट को देखिए जान लीजिए मामल्य या महामल्य भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया तो उस समय से इनको कहा जाने लगा महाबली। हाँ, महाबली या मामल्य इनका नाम पड़ गया था। ठीक है ना, महाबलीपुरम भी उसी पे पड़ा नाम, महाबलीपुरम। ठीक है ना, मामल्यपुरम या महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम भी महाबली कहा गया, तो महाबलीपुरम उस जगह का नाम दिया गया। और सेंटर जो था इनके समय का टेम्पल्स का सेंटर महाबलीपुरम, जहां पे रथ मंदिर, अभी बताऊंगा रथ मंदिर क्या है। तो मामल्य या नरसिंह वर्मन या महामल्य इनको कहा जाता था, कुछ भी कह ले। तो इनका एक अलग स्टाइल था। अब देखिए इनका स्टाइल क्या था। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात कि गोपुरम नहीं है यहां पर, यहां के मंदिरों में। अब आप पूछेंगे गोपुरम क्या होता है। देखिए आपको मैं बताऊं कि ये मान लीजिए कि टेम्पल है, यहां पे मैं मिटा रहा हूं, समझते जाइएगा। देखिए कुछ चीजें समझने की होती है। ठीक है, आगे तो जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारी चीजों को समझेंगे। यहां देखिएगा गोपुरम क्या होता है कि ये मान लीजिए कि एक टेम्पल मैंने बना दिया ये, ठीक है ना। उसके बाद ये मंडप हो गया, मान लीजिए मंडप हो गया। मंडप के बाद ये मंदिर में आने का ये रास्ता हो गया, मंडप तक आने का रास्ता। और जहां से एंट्री होगी ना, तो ये देखिए ये बहुत विशाल यहाँ पे गेट बनाया जाएगा। एक हो सकता है इसमें ऊपर शिखर भी हो इस गेट में, ठीक है ना, इस तरह का भी हो सकता है। देखिए ये ऐसे हो गया, ये एंट्री गेट हो गया, यहाँ पे एंट्री गेट बना दिया गया। और इस एंट्री गेट में ऊपर शिखर भी बना, तो ये विशाल काय गेट जो है ये है। ठीक है, ये विशाल काय गेट जो है ये है आपको क्या, इसी को कहा जाता है एंट्री गेट होता है, जिसको कि गोपुरम कहा जाता है। विशाल एंट्री गेट, बहुत बड़ा एंट्री गेट इस तरह भी बना दीजिए आप। ये विशाल एंट्री गेट, इस एंट्री गेट से आएंगे, ये एक मान लीजिए कि ऊपर ये शिखर बना हुआ है, ठीक है, शिखर, और यहीं से यह एंट्री गेट है। यहां से पहले एंट्री हुई, ठीक है, यहां से एंट्री हुई, फिर आप इस रास्ते पे पहुंचे, फिर आप मंडप में पहुंचे, और तब आप यहां गर्भगृह तक पहुंचेंगे। तो गोपुरम जो है यही गोपुरम है, ठीक है, यानी कि विशाल गेट। गोपुरम का मतलब विशाल गेट। तो यहां तक आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद देखिए गोपुरम के बाद आप देखिए यहां पर क्या है, यहां मंडप जो है रथ मंदिर की तरह है। आप समझ गए गोपुरम क्या है। गोपुरम इज द एंट्री गेट, ठीक है ना, गोपुरम एंट्री गेट, समझ गए। अब देखिए यहां पे मैं मिटा रहा हूं और यहां पे मैं कुछ आपको बताऊंगा। मंडप जो है यहां रथ मंदिरों में तब्दील कर दिया गया। देखिए अब यहां पर क्या किया गया है कि रथ मंदिर बना है। रथ मंदिर का मतलब क्या है, यहां पे मंडप जो है ये रथ मंदिर है। रथ मंदिर, मंदिरों को रथ मंदिर में डिवाइड कर दिया गया है। अब रथ मंदिर क्या है देखिएगा, देखिए ये मंदिर हो गया, ये टेम्पल हो गया, एक तरह से बना दिया गया, ये टेम्पल बनाया गया है,
ठीक है, ये टेम्पल बनाया गया और इसमें हालांकि ये मोनोलिथिक और चट्टानों को काट के बनाया गया है, लेकिन बिल्कुल लगेगा रथ की तरह, इसमें पहिए भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये मंदिर हो गया और आगे एक एनिमल भी दिखाई देगा आपको, एक या दो एनिमल जानवर भी दिखाई देंगे जो इस रथ को खींच रहे हैं। तो इस तरह का कई टेम्पल, मंडपों को विभाजित कर दिया गया, कई मंडपों में विभाजित कर दिया, रथ बना दिए गए और रथों पे मंदिर बना दिया गया, ये रथ मंदिर कहे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए पूरा कैंपस हो गया, कैंपस हो गया तो इस तरह का एक रथ मंदिर यहां हो गया, फिर एक रथ मंदिर यहां हो गया, फिर एक रथ मंदिर यहां हो गया, यानी ये सारे मंडप हैं। देखिए मंडप का मतलब सभा कक्ष होता है, लेकिन जैसे यहां पे है टेम्पल्स को ही मंडप कह दिया गया, यहां पे भी टेम्पल्स को ही मंदिर का मंडप कहा जा रहा है और यहां रथ मंदिरों को मंडप कहा जा रहा है। तो ये रथ मंदिर देखिए, रथ मंदिर सारे बनाए गए हैं, सारे रथ मंदिर है, तो विभाजित कर दिया गया। और सेंटर कहां है इसका? महाबलीपुरम में है। तो ये जान लीजिए ये महाबलीपुरम में है रथ मंदिर। ठीक है, महाबलीपुरम में है, कहां पे है? महाबलीपुरम में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा, महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में रथ मंदिर है। और ये रथ मंदिर मैंने बता दिया क्या होता है, मोनोलिथिक, एक ही चट्टान को, यहां भी चट्टानों को काट कर बनाया गया है और एक ही, जैसे एक चट्टान को काट के बना दिया गया, एक चट्टान यहां मंदिरों में डिवाइड किया गया। ठीक है ना, रथों में डिवाइड कर दिया गया, रथ जैसा मंदिर। रथ मंदिर का मंदिर मतलब रथ जैसा, हालांकि जो पहिया दिखाई देंगे लकड़ी के नहीं, सारे चट्टानों को काट के बनाया गया, क्योंकि ये भी मोनोलिथिक है, एक ही चट्टान को काट के बनाया गया है। तो ये आप देखिए, और इस तरह के 8 नंबर, संख्या कितनी है? 8 है ऐसे रथ मंदिरों की, जिन्हें कि 7 पैगोडा या सप्त पैगोडा हिंदी में कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है रथ मंदिरों को? 7 पैगोडा या सप्त पैगोडा। ठीक है, और देखिए इनके नाम भी जैसे पांडवों के नाम पर दिए गए हैं, धर्मराज रथ, धर्मराज कहते थे युधिष्ठिर को, अर्जुन रथ, भीम रथ, द्रौपदी रथ, और ऐसे और भी, नकुल सहदेव, इस तरह के। ये तो बस बताने के लिए था कि इस तरह का नाम दे दिया गया है इन रथों को, इन रथों को नाम दे दिया गया, रथ मंदिरों को। ठीक है, ये नाम दे दिया गया। और इसमें जानने वाली जो बात है, याद करने वाली, धर्मराज रथ जो है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, जिसमें मूर्ति लगी हुई है नरसिंह वर्मन की। मतलब ये मंदिर है, इसमें मूर्ति लगा दिया गया नरसिंह वर्मन की। ठीक है, लार्जेस्ट है धर्मराज रथ, और स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा धर्मराज रथ, और सबसे छोटा द्रौपदी रथ, जिसमें दुर्गा की मूर्ति लगी हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां बस ध्यान रखना है कि सप्त पैगोडा या 7 पैगोडा या रथ मंदिरों में सबसे बड़ा धर्मराज रथ है, और धर्मराज रथ में नरसिंह वर्मन की मूर्ति लगी हुई है, और द्रौपदी रथ सबसे छोटी है, सबसे छोटा मंदिर है, जिसमें दुर्गा की मूर्ति लगी है। तो देखिए यहां पर मूर्ति कला भी दिखाई दे रही है मंदिरों को। यहां पर देखिए महेंद्र वर्मन शैली से ज्यादा अलंकृत, यहां से जो महेंद्र वर्मन शैली है इससे ज्यादा अलंकृत है, ज्यादा सजाया गया है। इसके वॉल पे कुछ बना दिया गया, पेंटिंग बना दिया गया। ठीक है, और मूर्तियां लगाई गई। हाँ, इसमें दीवारों के पास मूर्तियां हैं, जो मेन जहां देवता है वहां पे मूर्ति, जैसे कि यहाँ पे दुर्गा की मूर्ति है, यहाँ पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति है, तो वहां मूर्तियां भी लगाई गई, तो मूर्ति कला भी यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ज्यादा इससे डेवलप है। अब यहाँ पे महाबलीपुरम इनका सेंटर था, मामल्ल या नरसिंह वर्मन फर्स्ट का, तो ये अंतर आपको पता चल गया। तो देखिए अभी तक जो हमने देखा कि अंतर जो देखेंगे, सवाल आपका आए अगर कि रॉक कट टेम्पल की शुरुआत पल्लवों के शासन के समय किसने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है यहां पर कि पायनियर कौन था भाई, पायनियर यानी सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से आप। ठीक है, और यहां पर मंडपों को ही कह दिया गया है मंदिर। ठीक है ना, मंडप तो अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया, लेकिन उसे ही कह दिया गया है मंदिर। ठीक है, पहली बार चट्टानों को काटकर किसने बनाया भाई, किसने परंपरा शुरू की पल्लव शासकों में, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने, और या महेंद्र वर्मन स्टाइल में इसको शुरू किया गया। अगर स्टाइल की बात की जाए, अगर पूछ दिया जाए रथ मंदिर कहां पे है भाई, तो महाबलीपुरम में। इसको किसने बनवाया था, तो महामल्ल या नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, कैसा है भाई, तो मोनोलिथिक है, एकाश्म पत्थर का है, यहां भी एकाश्म पत्थर है। ठीक है, रथ मंदिर में सबसे बड़ा कौन है, तो धर्मराज रथ। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, तो द्रौपदी रथ। ठीक है, धर्मराज रथ में किसकी मूर्ति लगाई गई है, तो नरसिंह वर्मन की। द्रौपदी रथ में किसकी मूर्ति लगाई गई है, तो दुर्गा की। हाँ, दुर्गा की मूर्ति लगाई गई है।
सप्त पैगोडा किसी कहते हैं, तो इसी रथ मंदिर को ही सप्त पैगोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये सब सवाल यहां से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरे पार्ट को आप ये सब महाबलीपुरम मोनोलिथिक है, ये सप्त पैगोडा वाला जो पार्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा इसका आप देखेंगे कि हाँ, ये मैंने बता ही दिया कि रथ में किस तरह के चक्के ओके लगे होंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि पहला, यहां पे पहले वाले में महेंद्र वर्मन, मैं भूल गया अभी बताना, मंडगा पट्टू जो है ये फर्स्ट रॉक कट टेम्पल है। ठीक है, फर्स्ट रॉक कट टेम्पल है आपका मंडगा पट्टू, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब इसके बाद हम देखेंगे राजसी स्टाइल और नंदी वर्मन स्टाइल। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द राजसी और नरसिंह वर्मन सेकेंड स्टाइल एंड नंदी वर्मन स्टाइल। इन दो को हमें देखना है, महेंद्र वर्मन शैली और मामल्य या नरसिंह वर्मन फर्स्ट की शैली हम देख चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं यहां पर देखिए, अगर हम राजसिंह या नरसिंह वर्मन द्वितीय के स्टाइल की बात करें तो यहां टेम्पल्स में देखिए क्या है, यहां के जो मंदिर हैं, तो देखिए यहीं से एक इमारती संरचना की शुरुआत हो जाएगी। आप इस बात को समझिए कि अब तक पत्थरों को, चट्टानों को काट कर बनाया जा रहा है, पहाड़ है उनके चट्टानों को काट दिया गया, बना दिया गया, लेकिन सही मायने में रियल कंस्ट्रक्शन इसी समय से शुरू होगा। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि वास्तविक इमारती संरचना की शुरुआत जो होती है ब्रिक से, यानी कि ईंट और पत्थरों को जोड़कर जब बनाया जाएगा मंदिर, कब से शुरुआत होगी, तो ये राजसिंह शुरुआत करेंगे या नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए, इस समय से क्या हुआ, स्टोन्स को और ईंटों को जोड़कर बनाया जाने लगा, एक इमारती संरचना की शुरुआत हो जाएगी, इमारती मंदिर की शुरुआत हो जाएगी। इमारती संरचना मंदिर, इमारती संरचना मैं लिखता हूं यहां पर, इमारती संरचना। ठीक है, इमारती संरचना की शुरुआत यहीं से होगी, यानी अब से पहले सिर्फ एक मोनोलिथिक चट्टान लिया जाता था, पहाड़ों का चट्टान वहां काट दिया गया, हाँ, और उसी को काट के बना दिया गया, लेकिन अब ईंटों को, स्टोन्स को जोड़कर इमारती संरचना दी गई मंदिरों को। तो पहली बार ये नरसिंह वर्मन सेकंड के समय शुरू हुआ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमारती संरचना की शुरुआत कैसे, कब से हुई, या सही मायने में ईंटों को, पत्थरों को जोड़कर मंदिर बनाने का जो आर्ट है या स्थापत्य है वो कब से देखने को मिला। आप अगर पल्लवों की बात करें तो इनके समय से, ठीक है, राजसी या नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय से। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात हो गई। उसके बाद देखिए यहां पर महत्वपूर्ण क्या है कि यहां मंदिरों को चार दीवारी, यहां टेम्पल है, ये टेम्पल मैंने रखा है, टेम्पल बना दिया और ये चार दीवारी बना दिया, यानी कि विद इन इनसाइड द फोर वॉल्स, चार दीवारी का मतलब इनसाइड द फोर वॉल्स, आपको यहां पे चार दीवारी दिखाई दे रहा है। और विशेष ध्यान, जो स्पेशल जो अटेंशन था, कहां पे था, एक तो गोपुरम पे था और एक शिखर पे था। गोपुरम अभी तक आप यहां तक आपने देखा कि गोपुरम था ही नहीं। मैंने क्या बताया, गोपुरम क्या है, अभी अभी मैंने बताया आपको कि गोपुरम एक विशाल दरवाजा होता है। ये अगर मंदिर हो गया, मान लीजिए ये अगर मंदिर हो गया, ये यहाँ पे गर्भगृह हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये मंडप अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये सभा कक्ष, और इसके बाद ये जाने का रास्ता है, बाहर निकलने का, यानी अंदर आने का रास्ता, और यहाँ पे यहीं पे एक बड़ा सा ये एंट्री गेट बनाया गया है, यहीं से लोग इन करेंगे। यहाँ पे ऊपर आपको ये शिखर या विमान भी हो सकता है, और ये एंट्री गेट है, देखिए कितना बड़ा, बहुत विशाल एंट्री गेट है। ये गोपुरम है, इसी को कहा जाता है गोपुरम, अभी अभी मैंने बताया। और गोपुरम का मतलब होता है एंट्री गेट, एंट्री गेट, ध्यान रखिएगा। तो गोपुरम की शुरुआत भी अगर देखा जाए, वास्तविक शुरुआत गोपुरम की दो बातों की, इमारती संरचना की शुरुआत राजसिंह स्टाइल में शुरू हुआ, हाँ, राजसिंह शैली में पहली बार शुरू किया गया, या नरसिंह वर्मन द्वितीय
स्टाइल में पहली बार शुरू हुआ पल्लवों के शासन काल में। एक तो ईंटों और पत्थरों को जोड़कर बनाया जाने लगा, पहले सिर्फ चट्टानों को काट के बनाया जाता था। दूसरा, चार दीवारी के अंदर बनाया जाने लगा यहां पर, और गोपुरम यहां पर अब दिखाई देने लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, गोपुरम की बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। गोपुरम क्या है मैंने ये बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो इस समय के हैं। शिखर जो था पिरामिड का, वैसे भी मैंने बताया शिखर पिरामिड होगा, ठीक है, पिरामिड होगा, शिखर जो होगा पिरामिड के की तरह का होगा, ठीक है। यहां पर देखिए आप, अगर हम देखें इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करें तो कैलाशनाथ टेम्पल है, ध्यान रखिएगा, कांची में इस स्टाइल में। समुद्र तटीय या शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में, और बैकुंठ पेरुमल टेम्पल है, ये भी है आपको कांची में ही है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर भी कांची में ही है, यहां लिख सकते हैं आप कांची, या मॉडर्न नेम इसका कांचीपुरम। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी हमारा नंदीवर्मन शैली। देखिए ये नंदीवर्मन शैली आपको अब पल्लवों के अंत तक यही शैली रहेगा, यानी अपराजित वर्मन जो था अंतिम शासक, हाँ 897 AD में उसका अंत होता है, पल्लवों का अंत हो जाएगा और चोल इनकी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अंत तक वही रहेगा। तो यहां पर देखिए अब मंदिर जो हैं वो स्मॉल होने लगेंगे, छोटे होने लगेंगे, इनमें नवीनता नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखिए अभी तक आपने देखा कि सबसे पहले यहां पे पत्थरों को काट के बनाया जा रहा था, ठीक है। इससे ज्यादा आपको बेटर यहां एक तो रथ मंदिर नवीनता मिली कि रथ मंदिर भी था यहां पर, अलग अलग रथ, 7 पैगोडा आपने देखा, अभी अभी मैंने बताया। और यहां पर यहां से ज्यादा आपको डेकोरेशन मिला, अलंकरण मिला, ठीक है। तो ये बातें भी देखने को मिली, तो नयापन देखने को मिला, ठीक है। तो ये सब चीजें यहां पर देखने को मिली। यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पर गोपुरम आ गया, ठीक है। यहां पर भी नयापन देखने को मिला, यहां पर भी क्या है नयापन देखने को मिल रहा है। इनकी शैली में भी तो कुछ ना कुछ नयापन देखने को, यहां से कुछ नया यहां देखने को मिलेगा और यहां देखने के लिए भी मिला। जैसे कि पहली बार इमारती संरचना की शुरुआत हुई, ईंटों को और पत्थरों को जोड़कर बनाया जाने लगा, चार दीवारी के भीतर मंदिर मिली। विशेष ध्यान आपको गोपुरम पर ध्यान, यहां तक गोपुरम नहीं है लेकिन यहां पर गोपुरम आ गया। राजसिंह और नरसिंह वर्मन सेकंड के समय ये गोपुरम आ गया, मतलब बड़ा एंट्री गेट, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये सब चीजें आपको नयापन दिख रहा है। यहां पर मंदिर छोटे हो जाएंगे, कोई नवीनता नहीं मिलेगी, नयापन देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई इनोवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इनोवेशन नहीं मिल रहा है, यानी कि अब इनकी शक्ति क्षीण हो रही है, हाँ ये अब कमजोर हो रहे हैं, इनकी ताकत कम हो रही है, इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तभी अब मंदिरों पे इनका ध्यान नहीं है। इसका मतलब यही है। अब यहां पे इस समय के कुछ इंपॉर्टेंट टेंपल्स की अगर बात करें तो मुक्तेश्वर टेंपल है, मुक्तेश्वर मंदिर कांची में है, हाँ मांगेतेश्वर मंदिर भी कांची में है, और परशुराम देव मंदिर जो है गड्डी मल्लम में है। ये 3 मंदिरों को आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने यहां पर देख लिया, इसको भी चारों शैली हमने खत्म कर लिया। जहां तक मूर्ति कला यानी स्कल्पचर की बात है तो उसको अलग से जानने की जरूरत नहीं है, जब हम आर्ट एंड कल्चर में आएंगे तो थोड़ा देख लेंगे। चित्रकला की बात है। यहां पे आपने देखा कि युधिष्ठिर जो रथ मंदिर हमने देखा, यहां पे इनके समय का रथ मंदिर, वहां पे युधिष्ठिर हैं, धर्मराज मंदिर है, धर्मराज रथ जो है उस पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति है। उसी तरह द्रौपदी जो है, द्रौपदी रथ जो है उस पर दुर्गा की मूर्ति है। इस तरह से वहां के दीवारों पर भी, मंदिरों के दीवारों पर आपको पौराणिक देवी देवताओं के की मूर्तियां मिलेंगी, और अन्य जगहों पे भी आपको छोटे बड़े मूर्ति देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ साथ कुछ आपको पेंटिंग चित्रकला भी देखने के लिए मिल जाएगी मंदिरों में, ठीक है। तो यही चित्रकला और मूर्ति कला के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है, थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे जब हम आएंगे आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में, तो वहां उन चीजों को समझेंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस में समझेंगे। वहां मंदिरों को भी हम बहुत सीक्वेंस में समझेंगे, क्योंकि यहां हम केवल पल्लवों के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे, लेकिन वहां हम शुरू से पहले समझेंगे कि मंदिर है क्या भाई, कितने तरह का होता है और क्या क्या परिवर्तन होते गए। अलग अलग नागर शैली, आपको द्रविड़ शैली, बेसर शैली,
होयसल शैली अलग अलग है, चालुक्य शैली, सबको हम देखते हुए आएंगे और एक सीक्वेंस से सबको डिफरेंशिएट करते हुए आएंगे जब वहां पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये जो है यहां पे भी बहुत अच्छे से आपने इसको समझ लिया ताकि आपका कोई चीज यहां से आपको कोई चीज अधूरा नहीं लगेगा। अब समझने की बात यह है कि यह हमारा आखिरी वीडियो था दक्षिण भारत का, और पल्लवों के बाद यहीं पर मैंने ये बताया था कि पल्लवों के बाद यही थोड़ा और आगे का स्पेस लेंगे, कौन, चोल, और यहीं पे पल्लवों को रिप्लेस कर देंगे ये चोलास। ठीक है, तो इन चोलों को हम पढ़ेंगे अब अर्ली मेडाइवल पीरियड में। मैंने ये बताया था, जब देखिए ये भी आप अर्ली मेडाइवल पीरियड ही पढ़ रहे हैं एक तरह से देखा जाए कि यहां देखिए अर्ली मेडाइवल पीरियड, जब हमने मेडाइवल हिस्ट्री भी हम पढ़ रहे हैं तो मेडाइवल हिस्ट्री को भी हमने 3 पार्ट में बांट दिया था, समझ जाइए ताकि आपका सीक्वेंस बना रहे। 2 पार्ट में पहले बांटा था मेनली, यहां देखिएगा पहले हमने इसको 2 पार्ट में बांटा था। कहां बताऊं मैं, यहां बता देता हूं, यहीं बताता हूं। मेडाइवल हिस्ट्री को हमने 2 पार्ट में बांटा था। एक हमने बांटा था अर्ली यानी पूर्व मध्यकाल, और दूसरा लेटर, और इसको भी हमने 3 पार्ट में बांट दिया था, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और मुस्लिम इन्वेजन को, और मुस्लिम इन्वेजन, और लेटर को हमने बांटा था डीएस यानी कि दिल्ली सल्तनत और मुगल्स। ठीक है, मुगल्स, ऐसे बांट दिया था। तो अर्ली मेडाइवल फेज में हमने नॉर्थ इंडिया को पूरा देख लिया था, नॉर्थ इंडिया में राजपूतों का ओरिजिन और ये सब देखा था हमने, राजपूतों के बारे में सारी, हर्षवर्धन के बाद की जो स्थिति थी कि कई राजपूत वंश उभर के आते, सारा हमने देखा था। ठीक है, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल भी देखा था, राष्ट्रकूट भी थे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में, गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे थे, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार थे राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में, इधर पूर्वी भारत में थे कौन, पालाज, और यहां पे यही राष्ट्रकूटास थे जो कन्नौज के लिए भिड़ेंगे, तीनों शक्तियां भिड़ेंगी। तो देखिए राष्ट्रकूटास जो हैं ये भूमिका निभा रहे हैं अर्ली मेडाइवल फेज में भी। ठीक है, तो हमें जो साउथ इंडिया का पार्ट है अर्ली मेडाइवल फेज में, वहां पढ़ना सबको था, चालुक्य वातापी, राष्ट्रकूटास, चालुक्य कल्याणी, पल्लव, ये सब जो है ये आपको थोड़ा एंशिएंट पीरियड, खासकर ये तो आपको देखेंगे तो एंशिएंट पीरियड को में भी, और चालुक्य वातापी जो एंशिएंट पीरियड में भी है, शुरुआत एंशिएंट पीरियड से होती है, इनकी भी शुरुआत एंशिएंट पीरियड से होती है। 550 से लेकर, अगर देखा जाए ये 6th सेंचुरी से लेकर 550 से लेकर आपको एक्टिव है 9th सेंचुरी तक। तो आप देखेंगे कि ये जो है चालुक्य वातापी हो, चाहे राष्ट्रकूटास हो, चाहे चालुक्य कल्याणी हो, चाहे पल्लव हो, ये सब साउथ इंडिया में एंशिएंट के साथ साथ अर्ली मेडाइवल फेज को भी कवर कर रहे हैं। तो हमने इन सब को देख लिया, खाली ये चोल जो है, चूंकि हमने इनको यहीं पे पढ़ लिया एंशिएंट हिस्ट्री में ही, तो अब मेडाइवल में इस पार्ट में, साउथ इंडिया वाले पार्ट में हमें अब इनको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे, साउथ में हमारा सिर्फ बच जा रहा है ये चोल, चूंकि ये चोल वहीं पे हम देखेंगे अर्ली मेडाइवल फेज में, तो वहीं पे चोल को हम देख के और फिर उसके बाद इस मुस्लिम इन्वेजन की तरफ बढ़ जाएंगे, अरबों का इन्वेजन, मोहम्मद गजनवी का इन्वेजन, मोहम्मद गोरी का इन्वेजन। तो बस मैंने एक समझाने के लिए आपको बता दिया कि आप इस बात को समझ जाइए कि हम एक तरह से यहां पर भी अर्ली मेडाइवल फेज में ही थे, और फिर ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री यहां पे साउथ इंडिया का खत्म होता है, और हम फिर एक तरह से अपने अर्ली मेडाइवल फेज में चोलों के साथ घुस जाएंगे, यहां पे इन कर जाएंगे साउथ इंडिया वाले पार्ट में। तो इस तरह से आप चाहें तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले ले। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।